गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। आ, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करें। तो बिल्कुल यहाँ दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो भी आप लोगों को टर्म्स स्पेशली कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो उसके लिए मुझे मैसेज ज़रूर करें आप लोग। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो प्रीवियस वीडियो है फोटोसिंथेसिस, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी वो ग्रीन प्लांट्स में हो रही थी और वहाँ आप लोगों ने देखा था कि किसी चीज़ यानी कि फूड का सिंथेसिस किया जा रहा था, फूड को प्रिपेयर किया जा रहा था। वहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज करके, सन से जो एनर्जी मिल रही थी उसको यूटिलाइज करके हमने वहाँ पे फूड को प्रिपेयर किया था, फूड को बनाया था। रेस्पिरे तो उस प्रोसेस को अगर हम साइंस के टर्म्स में बोलें तो वो एक तरीके की एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी चीज़ का सिंथेसिस करवा रहे हैं। जबकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वहाँ जो है फोटोसिंथेसिस का उल्टा होगा। वहाँ क्या होगा कि जो भी हमने खाना खाया है उसका हमें ऑक्सीडाइजेशन करवाना है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करवाना है। जो भी जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया है, इनऑर्गेनिक फूड हमने, ऑर्गेनिक फूड जो हमने खाया है उसको हमें हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करवाना है और उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ करके एनर्जी को गेन करना है। तो दोनों प्रोसेस, ये एक तरीके की कैटाबोलिक प्रोसेस हो गई, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस थी जहां किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी से आप, हम लोग सीधा सीधा इंटरप्रेट ये करते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। श्वसन रेस्ट जो प्रोसेस है कि हमें जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो एक प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब श्वसन, हम उसको जनरली इंटरप्रेट ऐसे ही करते हैं कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना जो है वो रेस्पिरेशन कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जिसको अपन ब्रीथिंग बोलते हैं। अ, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसमें हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन में हमने जो खाना खाया है उसको हमको ब्रेक डाउन करना है और उससे हमें एनर्जी लेनी है। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना है हमें और उससे हमें एनर्जी लेनी है। तो बेसिकली हम रेस्पिरेशन को दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक रेस्पिरेशन वो जिसके अंदर हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और दूसरा वो जिसके अंदर किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो सबसे पहला रेस्पिरेशन का प्राइम ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमको जो है खाना लिया और उसको ब्रेक डाउन करना है और उससे हमें एनर्जी बनानी है। और ये एनर्जी को है हम जो है वो वेरियस जो भी हमारे काम है, जैसे रोज़मर्रा के जो भी काम होते हैं, चलना फिरना, खाना कूदना, उठना बैठना, ये सब जो एनर्जी हमें मिलती है वो इसी प्रोसेस से मिलती है जिसे हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ, जो आपने छोटी जो क्लासेस हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी कि हमने ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जब होता है हमारी बॉडी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर बाहर निकलता है और उसके साथ साथ में जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो हमें इतनी किलो कैलोरी मतलब 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें भी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन यहाँ ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो करके, मतलब आप ये देखो यहाँ तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडाइज्ड होता है, जबकि यहाँ अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है जिससे हमको अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और बहुत कम एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, जबकि यहाँ से ग्लूकोज का जो इनकम्प्लीट यानी कि आधा जो ऑक्सीडेशन हुआ है उससे 56 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल रही है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा मिलेगी, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें बहुत कम मिलती है।
दूसरा, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है यानी कि ये जो ग्लूकोज है इसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है। तीसरा जो पॉइंट है कि ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो होती है हमारी सेल में। हमारे ह्यूमन बॉडी की या एनिमल्स की जो भी सेल होती है वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब हमारी सेल, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से हमारी सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है कि भैया सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर साइटोप्लाज्म, तीन चीज़ें जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि सेल है बाहर की जो लेयर है, अंदर की तरफ उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। उन ऑर्गेनेल में बहुत सारे जैसे राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके साथ साथ में राइबोसोम्स हैं, फिर आप लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ रखा है, और आप लोगों ने वहाँ एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देखी होगी जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अपन ने पावर हाउस कहा था सेल का, वो भी वहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो बेसिकली, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा सेल के, और उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। ये बात आप अच्छे से देख लें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, और उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि हमको क्या करना है, एनर्जी बनानी है, और एनर्जी कहाँ बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी किसी तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होगा। यहाँ जो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, केवल और केवल साइटोप्लाज्म में। फिर उसके साथ साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोगों ने देखा ग्लूकोज का जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमारे को 38 एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जबकि जो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पे केवल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं एटीपी के। तो ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो हमको ज़्यादा मिलेगी, जबकि अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी हमको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। उसके साथ साथ में एंड प्रोडक्ट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, हम जो ब्रीथिंग की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसका सोर्स क्या है, यही एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर बनती है वो हम बाहर निकाल देते हैं, वाटर है और एनर्जी। इधर जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपका अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल होगा या फिर ऑर्गेनिक एसिड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलेगी जो कि कम अमाउंट में होगी और बहुत कम एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो जनरली कहाँ होता है, आप है, मैं हूँ, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो काफ़ी क्या है, हाई है। हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो क्या है, काफ़ी हाई है। लेकिन जैसे आप लोग देख सकते हैं स्टोर्ड सीड, जर्मिनेटिंग सीड, फ्लैशी फ्रूट, फंगाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया स्पेशली आप लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ रखा है, यहाँ अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि इनकी एनर्जी जो नीड्स होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप लोगों ने बेसिक से डिफरेंस देखे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। आप अगर हमारी बात करें ह्यूमन बीइंग की और एक बैक्टीरिया की, तो आप लोगों को क्लियरली ये बात पता चल गई होगी कि हमारी साइज़ में कितना डिफरेंस है। हम लोग काफ़ी बड़े हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, जबकि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड होता है और उसकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो भी काफ़ी क्या होती है, कम होती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि बेसिक से जो डिफरेंस है मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि रेस्पिरेशन के अंदर किस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन में और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ से क्लियर पता चल गई होगी कि ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की जस्ट ऑपोजिट है। वहाँ हमने फूड को बनाया था एनर्जी को यूटिलाइज करके, यहाँ हम उस फूड से एनर्जी को गेन कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करके। तो वो एक प्रोसेस थी, उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोल रहे थे फोटोसिंथेसिस को, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है।
नाउ स्टूडेंट्स, जो है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमने यहाँ डिस्कस किया कि सर ये जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ एटीपी भी देखा, यहाँ ज़्यादा बन रही है, यहाँ कम बन रही है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस होगा कैसे, ये जो चीज़ है ये सब चीज़ें होंगी कैसे, उस चीज़ को समझने से पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, यानी कि श्वसन का जो पदार्थ है कि हमको जो एनर्जी मिलनी है वो किस चीज़ से मिलनी है, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग जो है बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर हम लोग अपने फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उसमें चपाती चपाती का कंटेंट ज़्यादा होता है, दाल कम होती है। नॉर्मली अगर मैं दाल और चपाती की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा जो जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स से मतलब है जैसे मैंने चावल की बात करूं, गेहूं की बात करूं, बाजरे की बात करूं, मेज़ की बात करूं, इनमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए तीन चीज़ें आप लोगों को यहाँ ध्यान देनी होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हमारा जो बैलेंस डाइट होती है, खाना जो होता है, उससे हमारे को मेनली 5 चीज़ें मिलती हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंपेयर करूं तो दोनों में से, कार्बोहाइड्रेट और फैट में से, दोनों में से जो एनर्जी हमको सबसे ज़्यादा मिलेगी वो मिलेगी फैट से। अब बोलेगे सर ऐसा क्यों, अभी तो आप कार्बोहाइड्रेट बोल रहे थे। स्टूडेंट्स, इस बात को समझना ज़रूरी है कि फैट जो होता है जब हम उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में कम होता है, और जिन चीज़ों का रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो कम होता है उनकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फैट जो होता है, फैट, अगर हम फैट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोगों ने ओबेसिटी का नाम सुना है। जब हम फैट कंटेनिंग फूड खूब खाते हैं तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब हम इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे हम ओबेसिटी या बहुत सारे डिजीज से क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिससे हमको एनर्जी चाहिए होती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई एक आदमी है और वो अनशन पे बैठा हुआ है या फास्टिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो एनर्जी उससे लेगा। उसके बाद में उसकी बॉडी के अंदर जितना भी फैट होगा वो ख़त्म होगा, और लास्ट में जब पूरा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, फैट ख़त्म हो गया, तो लास्ट में उसकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिल सकती है, एनर्जी हमें फैट से भी मिल सकती है, प्रोटीन से भी मिल सकती है, लेकिन प्रोटीन से एनर्जी लेने का मतलब ये है कि हम जो है हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म का ऑक्सीडेशन होना मतलब सेल का ख़त्म होना। तो स्टूडेंट्स, ये बात मेरी आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं उसमें सबसे प्राइमरी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम हमारा खाना जो है डेली खाते हैं उसमें जो मोस्ट जो अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, उसके बाद में फैट है और लास्ट में है प्रोटीन। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होकर के हमारे को एनर्जी मिलती है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है उनके बेसिस के ऊपर जो फूड रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको दो चीज़ों में कैटेगराइज कर रखा है। एक तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीडेशन करें किसका, कार्बोहाइड्रेट का, उसको तो हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और यदि जो है दूसरा जो टर्म है वो है प्रोटोप्लाज्मी रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि यदि ऑक्सीडेशन होता है प्रोटीन का तो उसको हम प्रोटोप्लाज्मी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा भूखे हों, मतलब ड्यूरिंग स्टारवेशन मतलब भूख, जब हम बहुत ज़्यादा भूखे होंगे तब जो है प्रोटोप्लाज्मी रेस्पिरेशन होगा।
और जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे तब प्रोटोप्लाज्मी रेस्पिरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, ये सब ही रेस्पिरेटरी सब्सटेंट है। लेकिन सबसे पहला जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सब्सटेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो दूसरी बात है वो ये है कि जो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो ये जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रही है। नाउ दो दो पोर्शन में हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने से पहले, क्योंकि इस बात को ध्यान से समझना ज़रूरी है कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन चीज़ क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, जो इनिशियल प्रोसेस है, वो होगी कहाँ। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने जो खाना खाया ग्लूकोज, सपोज ये जैसे ग्लूकोज है हमारे पास में, ये जो ग्लूकोज है इनिशियली, ये ग्लूकोज चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में हो, इनिशियली ये जो ग्लूकोज है, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में सबसे पहले पायरुविक एसिड के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ध्यान देना, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज का इनिशियली जो ब्रेकडाउन होना है वो पायरुविक एसिड में होना है। आप लोगों ने देखा ग्लूकोज यहाँ पे जो है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, जबकि पायरुविक एसिड के अंदर आप लोग देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 और 3। कितने कार्बन है, 3। तो यहाँ हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। और इस प्रोसेस को जो एरोबिक और अनएरोबिक का जो फर्स्ट स्टेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, और ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है। अब अगर ये पायरुविक एसिड जो है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तब तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से क्रेब साइकिल रन करता है और कैसी प्रोसेस होगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। एब्सेंस, ये जो पायरुविक एसिड है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर ही, और ये प्रोसेस किस तरीके से, साइटोप्लाज्म में ही होगी। तो बेसिक सी दोनों के बीच में जो इनिशियली जो काम होना है, सबसे पहले जो बात हमें समझनी है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगी। चाहे ये फर्स्ट स्टेप है किस चीज़ का, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। नाउ स्टूडेंट्स, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। तो साइटोप्लाज्म के बारे में तो हम जानते ही हैं, सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने इस 11th क्लास में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये एक तरीके से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये आप आगे के वीडियो में अच्छे से जान जाएंगे कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ही एनर्जी जनरेट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल से स्ट्रक्चर से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये भी जो फोटोसिंथेसिस में जिस तरीके से क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल था, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये बाहर की तरफ है जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ जो है फोल्डेड आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ बाहर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेस्ड होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है। आप लोग ये जो फोल्ड देख रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और अंदर की तरफ जो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ये जो है इस पोर्शन को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स पोर्शन। स्टूडेंट, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन, जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाली, इसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पार्टिसिपेट करती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है, इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। जो मैट्रिक्स पोर्शन है, मैट्रिक्स पोर्शन के अंदर ये जो आप लोगों को क्रिस्टे देख रही हैं, इसके अंदर आप लोगों को कुछ रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे, ये जो मैंने बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने 11th की में भी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं।
F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं। मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस वाले जो चैप्टर था वहाँ पे भी ये बात बताई थी कि जो मैट्रिक्स, या मैं कहूँ कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट और प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, जबकि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर होती है। तो हम यहाँ बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दोनों में क्या सिमिलरिटी थी कि यहाँ पर भी आप लोगों को एक सर्कुलर डीएनए देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी था। यहाँ आरएनए है, वहाँ पे भी था। और यहाँ पर आप लोगों को राइबोसोम जो है, ये जो डीएनए आरएनए राइबोसोम है, ये इनके पास में खुद के ये ऑर्गेनेल होते हैं, या ये खुद के जो है कंपाउंड होते हैं। इसके साथ साथ में ये जो मैट्रिक्स पोर्शन होता है, इसके अंदर आपको सेमी फ्लूइड प्रोटीनियस सब्सटेंस लाइक एनएडी, एनएडीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडीपी का निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइफॉस्फेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ये सब इस मैट्रिक्स पोर्शन में होते हैं। स्टूडेंट्स अभी फर्दर जो है ग्लाइकोलाइसिस हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्रैब साइकिल को देखेंगे। तो जो क्रैब साइकिल होता है वो इस मैट्रिक्स पोर्शन में ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो जो है वो आपकी यहाँ, ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ होती है। तो मैंने आप लोगों को जो बेसिक सी स्ट्रक्चर है ये समझाई है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके पास में खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है वो काफ़ी फोल्डेड है, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन क्रिस्टे बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर आपके F1 पार्टिकल, जिनको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इन ऑक्सीसोम का क्या काम है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे जो एटीपी का जनरेशन होता है, ये सब है वो हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं उस पर आप कमेंट सेक्शन में, जूम क्लासेस में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, उसको हम डिटेल में पूरा फिर से दोबारा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस देखेंगे। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जो भी बात नहीं समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।